प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मिथिलेश 9 संप्रभुओं में से एक हैं और तलवार पूर्वज के निजी शिष्य हैं। तलवार के पूर्वज की मृत्यु के बाद तलवार के पूर्वज की रक्त रेखा ध्वस्त हो गई। तलवार के पूर्वज के निजी शिष्यों और 7 तलवार सम्राटों सहित अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए। यदि मिथिलेश वास्तव में तलवार पूर्वज का निजी शिष्य है तो यह कैसे असंभव हो सकता है कि वह बच गया हो। जब तक विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक संभावना के बारे में सोचे। जब वह पूर्वजों की भूमि पर थे तो श्याम ने तलवार पूर्वज के वंश के एक गद्दार का उल्लेख किया। श्याम ने कहा कि गद्दार ने हृदय घातक तलवार तकनीक की सभी 9 चालें याद कर लीं। हालांकि श्याम ने इसके बारे में लापरवाही से बात की, लेकिन विपिन ने अभी भी इसे ध्यान में रखा। अब युवक सोचने लगा कि क्या मिथिलेश गद्दार है। स्पिरिट लॉर्ड को नहीं पता था कि विपिन क्या सोच रहा था और बोलता रहा, तलवार सिद्धांत के पहले जादुई हथियार के रूप में दिल को मारने वाली तलवार बेहद शक्तिशाली है। तलवार के पूर्वज को छोड़कर कोई भी इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। इससे भी अधिक दिल को मारने वाली तलवार एक शक्तिशाली हत्या के इरादे वाली हत्या की तलवार है। केवल मास्टर मिथिलेश ही कर सकते हैं। इसे तलवार दमन घाटी में दबा दो, इसीलिए इस घाटी का ऐसा नाम है। हृदय घातक तलवार आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन ये हर 100 साल में हिंसक रूप से हिलती है, यहाँ तक कि सर मिथिलेश भी इसे दबाने में असमर्थ हैं। हालांकि जब इसकी तलवार का सार बाहर निकलता है और हजारों तलवारें सलामी देती हैं तो ये किसी भी तलवार सिद्धांत योद्धा के लिए एक अनमोल अवसर होगा। हजारों तलवारों का सलाम। विपिन ने आश्चर्य से पूछा, सर मिथिलेश व्यापक विचारों वाले हैं। वह हृदय घातक तलवार के हिंसक रूप से हिलने से पहले तलवार दमन घाटी में कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे। इस बार सर मिथिलेश ने इस बैठक में तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया है। स्पिरिट लॉर्ड ने कहा, हमारा मार्किस एक तलवार सिद्धांत योद्धा नहीं है, लेकिन एक मार्किस के रूप में उन्हें भी निमंत्रण मिला है। मास्टर मिथिलेश ने हमारे मार्किस से 3 तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की सिफारिश करने के लिए कहा। हसनैन लॉर्ड और टैनमिंग लॉर्ड सूची में हैं, और जहां तक आखिरी की बात है तो मैंने आपको हमारे मार्किस से सिफारिश की थी। आखिरकार विपिन को समझ आ गया कि आत्मा भगवान यहाँ क्यों आए थे। तलवारबाज, क्या आप तलवार दमन घाटी जाना चाहेंगे? आत्मा भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। निसंदेह मैं चाहूंगा कि विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। आत्मा भगवान उसके उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हुए। ये किसी भी तलवार सिद्धांत योद्धा के लिए दिल को छू लेने वाली तलवार को हिलाते हुए देखने और हजारों तलवारों को सलामी देते देखने का एक शानदार अवसर होगा। कोई भी इसे अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि स्पिरिट लॉर्ड को यह नहीं पता था कि विपिन द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने का मुख्य कारण ये था कि दिल को मारने वाली तलवार तलवार के पूर्वज का जादुई हथियार था और वह तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा का वंशज था। उस स्थिति में आप कुछ तैयारी कर सकते हैं और फिर मेरे साथ चल सकते हैं, आत्मा भगवान ने कहा। विपिन ने सिर हिलाया और आदर्श को अंदर आने के लिए बुलाया और उसे कुछ आदेश दिए। फिर वह स्पिरिट लॉर्ड के साथ चला गया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद उन्होंने स्वयं को एक भव्य महल के सामने पाया। जैसे ही विपिन ने उसमें कदम रखा, उसने एक लंबे चांदी के लबादे में एक युवक को देखा जिसकी आंखें जादू से चमक रही थीं। मकविस्ट, स्पिरिट लॉर्ड और विपिन दोनों ने एक साथ युवक को संबोधित किया। चांदी का वस्त्र पहने हुए युवक ने विपिन की ओर देखा और पूछा कि क्या आप तलवारबाज आत्मा हैं? भगवान अक्सर आपके बारे में बात करते हैं। हमारे शिविर में कई स्वामी हैं, लेकिन एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में स्वामी
बन सकता है और आप केवल एक ही हैं। विपिन ने विनयपूर्वक उत्तर दिया। आत्मा प्रभु ने मुझे अधिक महत्व दिया। हेमोरेशर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हाथ हिलाते हुए कहा, कृपया बैठ जाए। विपिन एक लंबी संकीर्ण मेज के पास बैठे और तुरंत अपने बगल के दोनों राजाओं हसनैन भगवान रुद्र भगवान का अभिवादन किए। विनम्र तरीके से हसनैन भगवान और रुद्र भगवान, जो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने उनकी ओर देखा और क्रमिक रूप से उत्तर दिया, ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड। फिर मोरेश्वर फिर बोला, आपको इसके बारे में पहले ही सुन लेना चाहिए था कि मास्टर मिथिलेश ने मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है, इसलिए मैं इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप तीनों हमारे शिविर में सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुझे नुकसान न पहुंचाएं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। विपिन और अन्य दो लॉर्ड्स ने जवाब दिया। ठीक। मोरेश्वर ने सिर हिलाया और एक टोकन निकाला और हसनैन को दे दिया। भगवान, आधे महीने में तलवार दमन घाटी खुल जाएगी। आपको जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहिए। विपिन और बाकी दोनों सरदारों ने एक दूसरे की ओर सिर झुकाकर देखा और चले गए। महल से निकलने के बाद तीनों राजा एक साथ आए। हसनैन भगवान, आप पहले भी वहां जा चुके हैं, हमें तलवार दमन घाटी के बारे में और बताएं। रुद्र भगवान ने कहा, पिछली बार जब स्वॉर्ड सेपरेशन वैली खुली थी तो हसनैन लॉर्ड ने इसका दौरा किया था। हमें वहां पहुंचने में कई दिन लगेंगे। चलो इसके बारे में सड़क पर बात करते हैं। हसनैन लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर वे तीनों तलवार दमन घाटी की ओर चल पड़े। तलवार दमन घाटी के फिर से खुलने से दिव्य भूमि में कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों के लिए एक महान अवसर प्रदान किया गया, इसलिए इसने अन्य तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों का भी ध्यान आकर्षित किया। 72 सभी मार्कीज को मास्टर मिथिलेश से निमंत्रण मिला, जो 9 संप्रभुओं में से एक थे। किसी ने भी उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए प्रत्येक मार्कीज ने अपने 3 सबसे उत्कृष्ट तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की सिफारिश की। उनके अलावा कई अकेले तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों को भी निमंत्रण मिला, जो मार्कीज के नियंत्रण में नहीं थे लेकिन तलवार सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय एक अज्ञात पर्वत पर एक आकृति खड़ी थी, जो 72 मार्कीज द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर थी। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। चांदी जैसे सफेद बाल और मूंछें होने के कारण वह ऐसा दिखता था मानो उसने जीवन के कई उतार चढ़ावों का अनुभव किया हो। उसकी गहरी आंखों में एक अंतहीन शून्यता नजर आ रही थी। वह शराब पीते समय अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था। स्विश 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 हवा के झोंके की आवाज गूंज उठी। तुरंत सफेद बालों वाले आदमी के चारों ओर 1 दर्जन आकृतियां दिखाई दीं। वे सभी आकृतियां शक्तिशाली आभा वाले स्वामी थे। उनका नेतृत्व एक ताकतवर बुजुर्ग, एक श्रेष्ठ स्वामी द्वारा किया जाता था। नेता ने आंखों में हत्या के इरादे की चमक के साथ सफेद बालों वाले व्यक्ति की ओर देखा। नागेंद्र, तुम इस बार बच नहीं पाओगे। सफेद बालों वाला आदमी जो लापरवाही से शराब पी रहा था, उसने अपना सिर उठाया और उसकी विचारशील गहरी आंखें मांसल बुजुर्ग पर पड़ीं। उसने आगे कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। चूंकि यही मामला है तो मैं तुम्हें नरक भेजूंगा। बुजुर्ग दहाड़ते हुए धुएं की तरह आगे की ओर उड़े। बुजुर्ग के साथ मौजूद लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। इस समय जैसे ही सफेद बालों वाला आदमी खड़ा हुआ, प्रकाश की एक किरण बाहर निकली। उसी समय उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और तलवार का एक विशाल सार तुरंत प्रवाहित होने लगा। एक दाव हथियार देखकर उस आदमी ने बुजुर्ग को पकड़ लिया और आसपास के सरदार लालची दिखने लगे और तुरंत लड़ने लगे। पलक झपकते ही भीषण युद्ध छिड़ गया। हालांकि लड़ाई सुलझने में केवल एक क्षण लगा। पहाड़ी पर सफेद बालों वाले आदमी ने अपनी तलवार म्यान में रखी और फिर से अपनी शराब निकाली। स्थिर खड़े होकर उसने भावहीन होकर असीम आकाश की ओर देखा। उसके चारों ओर लाशों के ढेर पड़े थे। उनमें सबसे बड़ा एक श्रेष्ठ स्वामी भी था।
लगभग 5 साल हो गए क्या उसने पवित्र सम्राट महल को नष्ट करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। सफेद बालों वाला आदमी बड़बड़ाया। इस समय जिस व्यक्ति के बारे में उसने बात की थी उसके बारे में सोचते हुए अंततः वह मुस्कुराने लगा। पहाड़ों की एक अटूट श्रृंखला के बीच स्थित तलवार दमन घाटी हृदय घातक तलवार को दबाने के लिए प्रसिद्ध थी। आमतौर पर घाटी शांत रहती थी, लेकिन 100 साल की घटना नजदीक आने के कारण हाल ही में घाटी में भीड़ हो गई है। घाटी के किनारे पर महलों का एक विशाल समूह था। स्वाभाविक रूप से यहीं पर 9 राजाओं में से एक मिथिलेश रहता था। एक महल में किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी। महामहिम पहरेदारों से मिली खबर में कहा गया है कि घाटी के बाहर बहुत सारे योद्धा एकत्र हो गए हैं। बैंगनी कपड़े पहने एक महिला ने आदरपूर्वक कहा। वह अपने सामने वाले खूबसूरत आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी इतना सुंदर था कि कई महिलाएं उसे देखकर शर्म महसूस करती थीं। अपनी प्रतिष्ठित स्थिति और जबरदस्त शक्ति के कारण वह निश्चित रूप से एक प्रमुख व्यक्ति था। वह मिथिलेश व्यक्ति था जो 3 पूर्वजों के बाद दूसरे स्थान पर था और तलवार पूर्वज का निजी शिष्य था। उन्हें सरनी खोलने के लिए कहें और विशेषज्ञों को ये सुनिश्चित करने दें कि मिथिलेश ने एक ऐसी आवाज के साथ ऑर्डर किया है जो आकर्षक और आश्चर्यजनक दोनों थी। समझ गए महाराज। बैंगनी कपड़े पहने महिला ने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें जो उत्साह और पूजा से भरी थीं उस आदमी से हटा लीं और चली गईं। मिथिलेश अकेला रह गया। वह अपने हाथ पीछे करके चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें महल के शीर्ष पर एक पेंटिंग पर टिकी थी। पेंटिंग एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो एक चोटी पर खड़ा था, अपने हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए। वह बूढ़ा व्यक्ति नीचे की ओर तेज नजरों से सब कुछ देख रहा था, मानो वह सारी दुनिया से ऊपर खड़ा हो। बूढ़ा आदमी। मिथिलेश ने पेंटिंग में बुजुर्ग को देखा तो उसका चेहरा घूम गया और उसकी आंखें नफरत से भर गईं। हृदय घातक तलवार में एक घातक दोष छोड़ना आपके लिए वास्तव में दुर्भावनापूर्ण था। हालांकि मैं भाग्यशाली था कि उस चाल ने मुझे नहीं मारा। मुझे लगता है कि यह कदम दिल को मार देने वाली तलवार का आखिरी तुरुप का इक्का है। रुको और देखो, जल्द ही मैं हृदय घातक तलवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा। तब मैं तलवार का नया पूर्वज बनूंगा। भनभनाना। अचानक घाटी के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए योद्धाओं के सामने एक विस्तृत चैनल दिखाई दिया और बैंगनी कपड़े पहने महिला के नेतृत्व में कई लोग बाहर चले गए। महिला ने कहा, आपको इंतजार कराने के लिए खेद है। अब कृपया यहाँ आएं और मुझे अपना मार्किस का टोकन दिखाएं। उन शब्दों का पालन करते हुए योद्धाओं ने एक पंक्ति बनाई और आगे बढ़ गए। उनमें से कुछ ने कुछ प्रसिद्धि हासिल की थी, लेकिन तलवार दमन घाटी में वे सभी विवेकशील और आज्ञाकारी बने रहे। आखिरकार वे 9 संप्रभुओं में से एक मिथिलेश द्वारा शासित स्थान पर थे। मिथिलेश शक्तिशाली था और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसे विशेषज्ञों को अपनी घाटी में आमंत्रित करने और उनके साथ हृदय घातक तलवार के जागरण से जुड़े दुर्लभ अवसर को साझा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा किया। उसने सभी विशेषज्ञों के लिए एक तलवार सिद्धांत बैठक भी आयोजित की। जो विशेषज्ञ एक के बाद एक महिला की ओर बढ़ रहे थे, उनमें बिपिन हसनैन लॉर्ड और रुद्र लॉर्ड भी कतार में इंतजार कर रहे थे। जब वे इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर किसी को घाटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। घाटी में प्रवेश करने की शर्तों में निमंत्रण या 72 मार्क्विस के टोकन के साथ साथ स्वयं की शक्ति का स्तर भी शामिल था। प्रवेश द्वार पर एक सुनहरा कठपुतली सेनानी खड़ा था और विशेषज्ञों को घाटी में प्रवेश करने के लिए कठपुतली को हराना था। ये घाटी में प्रवेश के लिए एक परीक्षण जैसा कुछ था। वास्तव में घाटी की ओर जाने वाले सभी लोग तलवार सिद्धांत में उत्कृष्ट थे और उन्हें इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा वे केवल खुद को शर्मिंदा करेंगे।
यही कारण था कि मोरेश्वर ने सावधानी के साथ 3 कोटे चुने थे, भले ही चुने गए लोगों को कितने भी अवसर मिले, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे कम से कम घाटी में जाने के लिए पर्याप्त अच्छे हों। जल्द ही बिपिन और दोनों लॉर्ड्स की बारी थी। हम मोरेश्वर के अधीनस्थ हैं और ये हमारे टोकन हैं। हसनैन भगवान ने बैंगनी कपड़े वाली महिला को 3 टोकन सौंपे। ठीक है, तो कृपया एक बार प्रयास करें। महिला ने उन्हें सिर हिलाया और कठपुतली की ओर इशारा किया। बिपिन और लॉर्ड्स ने एक दूसरे पर नजर डाली। हसनैन लॉर्ड अपनी बारी लेने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत खुद को कठपुतली के साथ एक भयंकर युद्ध में पाया। कठपुतली के साथ लड़ते समय क्षेत्र की, खेती की शक्ति या मूल में समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल तलवार सिद्धांत में किसी की उपलब्धि मायने रखती है। हसनैन लॉर्ड ने अपनी दूसरी श्रेणी की तलवार सोल से कठपुतली को आसानी से हरा दिया। फिर रुद्र भगवान की बारी थी। हालांकि उन्होंने अपनी तलवार की आत्मा को जागृत नहीं किया था, फिर भी तलवार सिद्धांत में उनकी अच्छी उपलब्धियां थीं और उन्होंने कई प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। कठपुतली के साथ कई चालों का आदान प्रदान करने के बाद वह उसे हराने में सक्षम थे। आखिरकार बिपिन की बारी थी। अध्याय 478 3 तलवार वाली आत्माएं। बिपिन ने कठपुतली के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने की योजना बनाई। भन भनाना बिपिन के पीछे 2 विशाल स्वॉर्ड सोल फैंटम प्रकट होते ही एक विशाल स्वॉर्ड एसेंस उभर कर सामने आया। फैंटम लगभग 30 मीटर ऊंचे थे और उनमें एक शक्तिशाली तलवार का सार था। तलवार आत्माओं की शक्ति से बिपिन ने तुरंत कठपुतली को हरा दिया। लाइन में मौजूद विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने बिपिन की स्वॉर्ड सोल फैंटम देखी और उन्होंने कठपुतली को कैसे हराया। डबल स्वॉर्ड सोल, प्रत्येक 30 मीटर लंबा। वे डबल प्रथम श्रेणी की तलवार वाली आत्माएं हैं। उसके पास डबल प्रथम श्रेणी की तलवारें हैं, वह बहुत प्रतिभाशाली है। विशेषज्ञों ने आश्चर्य से चर्चा की। बिपिन की तलवार आत्माओं को देखकर बैंगनी कपड़े वाली महिला खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सकी। मोरेश्वर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि वास्तव में शक्तिशाली हैं। आप तीनों कृपया इस तरह से जाएं। बिपिन, हसनैन भगवान और रुद्र भगवान ने तुरंत मार्ग का अनुसरण किया और तलवार दमन घाटी में प्रवेश किया। जैसे ही वे घाटी में दाखिल हुए तो कोई उनका मार्गदर्शन करने आया। देखो, यही हृदय घातक तलवार दबी हुई है। हसनैन लॉर्ड ने दूर एक विशाल पर्वत की ओर इशारा किया। पहाड़ का आकार ज्वालामुखी जैसा था, जिसके बीच में एक बड़ा छेद था और नीचे दिल को मारने वाली तलवार रखी हुई थी। पहाड़ पर अपनी पहली नजर में ही बिपिन को नीचे से एक अस्पष्ट तलवार का सार आता हुआ महसूस हुआ। तलवार का सार एक सोते हुए अजगर की तरह था। एक बार जब वह जाग जाता तो दुनिया हिल जाती। इसके साथ ही बिपिन को भी अपनी पीठ पर ट्रिपल किल तलवार के हिलने का एहसास हुआ। बिपिन भ्रमित दिखे और तलवार की मूठ को कसकर पकड़कर उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। अंत में उन्हें तलवार को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में डालना पड़ा। बिपिन ने विचार किया कि ट्रिपल किल तलवार इतनी उत्साहित क्यों है। तलवार उसके पास बहुत पहले से थी जब उसने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन छोड़ा और बाहरी दुनिया में कदम रखा। ये उसके सबसे प्रिय साथी की तरह था, लेकिन उसने पहले कभी तलवार को इतना उत्साहित होते नहीं देखा था। हाँ, इतना उत्साहित कि ऐसा लग रहा था मानो परिवार से मिल रहा हो। ट्रिपल किल तलवार पूर्वजों की भूमि में प्रवेश करने का एक प्रतीक है। बिपिन ने सोचा कि यह हृदय घातक तलवार से संबंधित हो सकता है। श्रीमान, वे आपके निवास स्थान हैं। अब से 3 दिन बाद दिल को मारने वाली तलवार जाग जाएगी। उस समय से पहले कृपया यहाँ रहने के लिए स्वीकार करें। परिचारक उन्हें कई कमरों वाले एक यार्ड में ले गया। कमरे विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञों के लिए बनाए गए थे। धन्यवाद। हसनैन लॉर्ड ने परिचारक को धन्यवाद दिया। परिचारक के जाने के बाद बिपिन और स्वामी कमरे में एक मेज के पास एकत्र हुए।
तलवारबाज रुद्र भगवान अगले 3 दिनों में खुद को तैयार कर लें, हम हृदय घातक तलवार के जागरण के दुर्लभ अवसर को नहीं चूक सकते, हसनैन भगवान ने कहा। तीनों हसनैन लॉर्ड में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पहले यहाँ आया था। हसनैन भगवान, मैंने सुना है कि उस समय यहाँ हजारों तलवारों की सलामी होगी, यह वास्तव में कैसा है? हम किस तरह का अवसर देख रहे हैं? रुद्र भगवान से पूछा। खैर, कुछ देर सोचने के बाद हसनैन लॉर्ड ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि इसका वर्णन कैसे करूं, यह एक अनूठा अनुभव है, इसलिए आपको उस समय इसे स्वयं देखना होगा। आपकी बातें सुनने के बाद मैं तलवार सिद्धांत बैठक शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता, रुद्र भगवान ने कहा और मुस्कुराए। बिपिन ने भी फीकी मुस्कान दिखाई, उन्होंने प्रभु की भावना को साझा किया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इन पिछले कुछ दिनों में हर कोने से विशेषज्ञ घाटी की ओर दौड़ते रहे। इसी समय घाटी के बाहर मौसम से पीड़ित चेहरे वाला एक चिथड़े आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी और ऐसा लग रहा था कि वह अधेड़ उम्र का है, लेकिन उसके बाल भूरे थे। वह आदमी घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। बैंगनी कपड़े पहने महिला ने कहा, सर कृपया मुझे अपना निमंत्रण दिखाएं। उस आदमी ने उत्तर दिया, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं ने उसका चेहरा खींच लिया। आसपास के विशेषज्ञों की नजर तुरंत उस आदमी पर पड़ी। तलवार दमन घाटी हर किसी के लिए सुलभ नहीं थी। जो लोग घाटी में थे उन्हें या तो उनके मार्किस द्वारा अनुशंसित किया गया था या पूरे दिव्य भूमि में प्रसिद्ध किया गया था और मिथिलेश से निमंत्रण प्राप्त हुआ था। बिना सिफारिश या निमंत्रण के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए बिना निमंत्रण के मैं अंदर नहीं आ सकता, उस व्यक्ति ने सपाट स्वर में पूछा। ये पूरी तरह सच नहीं है, महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा कि भगवान मिथिलेश ने घोषणा की है कि तलवार सिद्धांत में उच्च उपलब्धियों वाले प्रत्येक व्यक्ति को घाटी में इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि वे खुद को साबित कर सकें। महिला की बातें सुनकर वह आदमी उदासीन दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे 3 विशाल आकृतियों के साथ एक जबरदस्त तलवार का सार दिखाई दिया। 3 स्वॉर्ड सोल फैंटम एक साथ खड़े थे और बीच वाला प्रथम श्रेणी का स्वॉर्ड सोल था जो 30 मीटर से अधिक ऊंचा था। बाईं और दाईं और अन्य 2 फैंटम केंद्र वाले की रक्षा कर रहे थे। वे 24 मीटर से अधिक लंबे थे और दूसरे थे ग्रेट तलवार आत्माएं। 3 प्रेत दुनिया में किसी को भी चौंका देने के लिए तलवार सार के साथ बढ़ रहे थे। उसके पास 3 तलवार वाली आत्माएं हैं। भगवान, कौन है ये? जब विशेषज्ञों ने ये दृश्य देखा तो हैरान रह गए। ऐसी ही महिलाएं थीं, उसके पास 3 तलवार वाली आत्माएं कैसे हो सकती थीं? स्वॉर्ड सोल का जागरण स्वॉर्ड सिद्धांत में किसी की प्रतिभा पर निर्भर करता है। एक साधारण विशेषज्ञ अधिक से अधिक एक स्वॉर्ड सोल को जागृत कर सकता है और ऐसे मामलों में उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाएगा। जब तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा अपने चरम पर थी, तब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दशकों से अपनी तलवार की आत्माओं को जागृत किया था। 2 स्वॉर्ड सोल वाले लोग और भी कम थे। जहां तक 3 तलवार वाली आत्माओं का सवाल है तो वे राक्षस थे। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस आदमी की आवाज घाटी में गूंज उठी। अध्याय 469। एक आकर्षक झटका। एक पल की चुप्पी के बाद बैंगनी कपड़े पहने महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि आपने 3 तलवार आत्माओं को जगाया है, आप निश्चित रूप से तलवार सिद्धांत बैठक के लिए योग्य हैं। महिला ने सफेद बालों वाले आदमी को जाने दिया। यह समझ में आया, क्योंकि बैठक में भाग लेने वालों में से कुछ ने एक भी तलवार आत्मा को जागृत किया था। 2 को छोड़ दें, उनमें से केवल 3 थे, जिनमें बिपिन सहित 2 आत्माएं थीं। सफेद बालों वाला व्यक्ति पहला प्रतिभागी था जिसके पास अब तक 3 तलवार आत्माएं थीं। इतना प्रतिभाशाली होने के कारण वह व्यक्ति निश्चित रूप से बैठक में शामिल होने के योग्य था। जब वह आदमी तलवार दमन घाटी की ओर जा रहा था तो 2 तीव्र निगाहें उस पर पड़ीं।
वह नागेंद्र हैं। ब्लड माउंटेन मार्क्विस हर जगह उसकी तलाश कर रहा है। किसने सोचा होगा कि वह यहाँ आएगा। वास्तव में उसमें हिम्मत है। काश मैं उसे मार पाता। वर्तमान में बात कर रहे दो लोग तलवार सिद्धांत बैठक में भी भाग ले रहे थे और वे दोनों तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने सफेद बालों वाले व्यक्ति को इतनी तीव्रता से देखा जैसे वे किसी प्रकार के खजाने को देख रहे हों। वह एक खूबसूरत रात थी। बिपिन अपने पैरों को क्रॉस करके बिस्तर पर बैठ गया। उसके सामने ट्रिपल किल तलवार हिंसक और बेचैनी से कांप रही थी। 3 दिन बीत गए और अभी भी वैसा ही है। बिपिन ने तलवार की ओर देखा और सिर हिला दिया। तभी खामोश रात में गड़गड़ाहट की तरह एक तेज आवाज गूंज उठी। आवाज के साथ साथ एक जबरदस्त ऊर्जा भी उस क्षेत्र में फैल गई। बिपिन ने आश्चर्य से सिर उठाया। क्या यहाँ युद्ध हो रहा है? उसने तुरंत ट्रिपल किल तलवार को वापस अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में डाल दिया और कमरे से बाहर चला गया। हसनैन लॉर्ड भी अपने कमरे से बाहर निकल गए। क्या चल रहा है? क्या कोई है जो यहाँ गड़बड़ी करने की हिम्मत कर रहा है? हम तलवार दमन घाटी में हैं। मिथिलेश द्वारा शासित जगह है ना? आइए चलें और पता लगाएं। बिपिन, हसनैन भगवान और रुद्र भगवान बाहर निकले और आवाज की ओर बढ़े। उछाल ने घाटी में सभी को चिंतित कर दिया था और कई विशेषज्ञ अपने कमरों से बाहर निकलकर क्षेत्र की ओर चले गए थे। वे एक छत पर 3 लोगों को एक साथ खड़े हुए देख सकते थे जिनकी तेज आभा बाहर की ओर फैल रही थी। उनके आसपास की हवा हत्या के इरादे से भरी हुई थी। तीनों में से 2 श्रेष्ठ स्वामी थे और अंतिम एक उन्नत स्वामी था। भगवान के सामने एक दिव्य आभा वाला एक व्यक्ति था। उसके सफेद बाल हवा के साथ लहरा रहे थे और उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था। चंद्रमा के नीचे उसकी लंबी छाया उसे एक विशाल आकृति का रूप दे रही थी। वह है। जब बिपिन की नजर उस आदमी पर पड़ी तो खुशी और आश्चर्य से उसकी आंखें चमक उठीं। भाड़ में जाओ! अचानक तीनों भगवान चिल्लाए और भूतों की तरह उस आदमी की ओर बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, सफेद बालों वाले व्यक्ति ने भी वैसा ही व्यवहार किया। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवार को अपनी पीठ से हटाया, ब्लेड से एक तीव्र शक्ति फूट पड़ी। एक दाव हथियार। क्या वह तलवार एक दाव हथियार है? किसी स्वामी के पास ऐसा हथियार कैसे हो सकता है? तलवार की ताकत से देखने वाले विशेषज्ञ चौंक गए और उनकी निगाहें लालच से भर गईं। आसपास के सभी लोग तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ थे, इसलिए तलवार एक दाव हथियार ने उन्हें पागल कर दिया। जब सफेद बालों वाले व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाली तो 3 स्वॉर्ड सोल फैंटम ऊपर उठे। सबसे ऊंचा फैंटम 30 मीटर ऊंचा था और ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ देख रहा हो। सफेद बालों वाले आदमी ने अपनी चाल चली। यह एक आकस्मिक झटका था। प्रकाश का एक चमकदार चाप ब्लेड से इतना चमकीला और आकर्षक नीचे चला गया कि हर दर्शक उसकी ओर आकर्षित हो गया। ये दृश्य देखकर विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। वे जो देख रहे थे उसमें वे खींचे चले जा रहे थे। यहाँ तक कि 3 राजा भी जो उस आदमी पर हमला करने जा रहे थे, आकर्षक प्रहार से विचलित हो गए। इससे पहले कि वे होश में आते, तलवार ने अद्भुत गति से उनके गले काट दिए। पसिश पसिश पसिश। मांस काटने वाली तलवार की 3 आवाजों के साथ तीनों सरदारों ने अपने चेहरे पर भयावह भाव लिए हुए ठिठक कर चलना बंद कर दिया। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने अपनी तलवार फिर से निकाल ली। तलवार के म्यान में वापस आते ही तीनों सरदारों के शव जमीन पर गिर पड़े। डरावना सदमा। ये दर्शकों की भावना थी। इस आदमी ने एक ही वार से 2 श्रेष्ठ स्वामी और एक उन्नत स्वामी को मार डाला। वह मार्किस कितना शक्तिशाली है! उसका आक्रमण इतना आश्चर्यजनक तथा भयानक था। हर कोई आश्चर्य से भर गया। इस लड़के हसनैन लॉर्ड और रुद्र लॉर्ड ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हालांकि ये देखने के बाद कि उस आदमी ने उन 3 लोगों को कैसे मारा, बिपिन ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव
दिखाते हुए अपनी नाक को छुआ। बूम! अचानक शक्तिशाली आभा वाली कई आकृतियां सफेद बालों वाले व्यक्ति के पास आईं और प्रमुख व्यक्ति बैंगनी कपड़े पहने महिला थी जिसने उन्हें घाटी में निर्देशित किया था। जब महिला ने जमीन पर शव देखे तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। सर, आपने मेरे स्वामी की आंखों के नीचे उनके मेहमानों को मारकर उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, महिलाओं ने डांटा। दर्शकों ने तुरंत उस आदमी की ओर देखा। वह आदमी शराब की एक बोतल लाया और छत पर बैठ गया और शराब पीने लगा। उसने जवाब देते हुए महिला की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। उनके शब्द सपाट और उदासीन थे, लेकिन महिला को स्तब्ध कर गए। जब दर्शकों ने उसकी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर विचित्रता आ गई। घाटी में इच्छानुसार हत्या की इजाजत नहीं थी, हालांकि अगर यह आत्मरक्षा थी तो इसे माफ किया जा सकता था। आखिरकार कोई भी बिना कुछ किए अपने विरोधियों को उसे मारते हुए नहीं देखेगा। उपस्थित सभी लोगों ने देखा था कि तीनों भगवान उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे और कैसे आदमी ने उन्हें मारकर अपना बचाव किया था। अध्याय 480। पिता और पुत्र। बैंगनी रंग के कपड़े पहने महिला ने बहुत देर तक सफेद बालों वाले आदमी को घूर कर कहा, सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप प्रसिद्ध नागेंद्र हैं, है ना? वह नागेंद्र है। इस नाम से विशेषज्ञों में खलबली मच गई। यह मेरी उम्मीदों से परे है। मैंने सुना है कि उसने ब्लड माउंटेन मार्क्विस के शपथ ग्रहण करने वाले तीनों भाइयों को मार डाला और उसे क्रोधित कर दिया। प्रभु हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है और भगवान ने ये भी कहा कि जो कोई भी नागेंद्र का सिर लाएगा उसे एक दाव हथियार दिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 3 मृत सरदार उसे मारना चाहते थे। वे इनाम की तलाश में थे और शायद नागेंद्र की लंबी तलवार की भी, क्योंकि यह एक दाव हथियार भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे मारने से हमें 2 दाव हथियार मिल सकते हैं। वैसे मैं वास्तव में उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने शीर्ष 2 मार्क्विस में से एक को नाराज कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सार्वजनिक बैठक में भाग लेने की हिम्मत की। यदि मैं वह होता तो मैं कहीं छिप जाता या बस दिव्य भूमि छोड़ देता और बाहरी दुनिया में एक स्थानीय स्वामी बन जाता। आश्चर्यजनक शब्दों से मिश्रित चर्चाएं लगातार सुनने को मिल रही थीं। वर्तमान में बहुत से लोगों ने पहले नागेंद्र के बारे में सुना था, जो अंततः चर्चा से उसके बारे में कमोबेश नहीं जानते थे। जब उन्हें पता चला कि वे नागेंद्र को मारकर 2 दाव हथियार हासिल कर सकते हैं तो उनकी आंखों ने उसे मारने की उनकी उन्मादी इच्छा को धोखा दे दिया। पिता। बिपिन ने आश्चर्य से सफेद बालों वाले आदमी की ओर देखा। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पिता नागेंद्र था। 5 साल हो गए थे जब उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। अब वे आखिरकार फिर से मिले थे। हालांकि नागेंद्र चुपचाप शराब पीता रहा और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये सभी लोग उसके बारे में क्या चर्चा कर रहे थे। बैंगनी कपड़े पहने महिला उस आदमी के ठंडे व्यवहार से नाराज नहीं हुई और मुस्कुराते हुए बोली, चूंकि तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए मुझे इसे जाने देना होगा। उसने चारों ओर देखा और कहा, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरे प्रभु के अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है, इसलिए अतिथि बने। जो कोई भी तलवार सिद्धांत बैठक के दौरान परेशानी पैदा करेगा वह मेरे प्रभु का दुश्मन होगा। ये शब्द घाटी में गूंज उठे और विशेषज्ञों को डरा दिया और उन्हें शांत होने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि वे मिथिलेश द्वारा शासित स्थान पर थे और सीमा पार करने वाली किसी भी चीज को भगवान के अधिकार के खिलाफ एक चुनौती माना जाएगा। इसके बावजूद हर कोई 2 दाव हथियार के प्रलोभन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मिथिलेश की खातिर वे बैठक खत्म होने तक इच्छा को एक तरफ रख देते थे, लेकिन उसके बाद वे नागेंद्र की हत्या करने से नहीं हिचकिचाते थे।
खैर, तलवार सिद्धांत बैठक कल से शुरू होगी, इसलिए सभी को वापस जाना चाहिए और अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। ये कहकर वह महिला अपने समूह के साथ निकलने वाली पहली महिला थी। विशेषज्ञ भी वापस चले गए। चलिए हम भी वापस चलते हैं, हसनैन लॉर्ड ने बिपिन से कहा। क्षमा करें, आप पहले जाएं, मुझे यहाँ कुछ करना है, बिपिन ने उत्तर दिया। हसनैन लॉर्ड ने बिपिन पर आश्चर्य भरी नजर डाली, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और रुद्र लॉर्ड के साथ चला गया। जल्द ही घाटी फिर से शांत हो गई। आकाश में एक चमकीला चांद था, जिसके कारण चांद की रोशनी से जमीन हल्की सी रोशन हो रही थी। चांद के नीचे नागेंद्र छत पर अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसकी छाया लंबी थी और उसके बाल हवा के साथ लहराते हुए उसे अलौकिक रूप दे रहे थे। एक व्यक्ति पीछे से उसके पास आया। नागेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा और बिपिन को देखा। भावशून्य व्यक्ति ने आखिरकार मुस्कुराहट दिखाए। पिता, बिपिन ने धीमी आवाज में पुकारा। यहाँ आओ, बैठो। नागेंद्र ने बिपिन की ओर शराब फेंकी और कहा, मेरे साथ पी लो। बिपिन ने शराब पकड़ी और अपने पिता के पास बैठ गया। पिछले कुछ वर्षों में आप बहुत बड़े हो गए हैं। नागेंद्र ने मुस्कुराहट के साथ बिपिन को देखा। तुम्हारे जितना नहीं पिता, बिपिन ने कहा और मुस्कुरा दिए। वह अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसने अच्छी प्रगति की थी और उसे दिव्य भूमि का विशेषज्ञ माना जाता था, फिर भी वह अपने पिता को मोमबत्ती नहीं दे सका। कम से कम वह उतना आकर्षक आक्रमण नहीं दिखा सका जितना उसके पिता ने अभी दिखाया था। वर्तमान में बाहरी ताकतों के बिना मैं एक उन्नत स्वामी से युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन एक श्रेष्ठ स्वामी और दो उन्नत प्रभुओं को एक ही वार से मारने से पहले मुझे एक लंबा रास्ता तय करना होगा, जैसा कि मेरे पिता ने किया था। बिपिन ने सोचा था, मैंने सोचा था कि तुम्हें दोबारा देखने में 10 साल लगेंगे, लेकिन यह उसके आधे से भी कम है ना? नागेंद्र ने कहा। हाँ पिता, बिपिन ने उत्तर दिया और मुस्कुराए। पवित्र सम्राट महल नष्ट हो गया है, ठीक उसके पिता ने पूछा। बिपिन ने जवाब दिया, हाँ, इसे 3 साल पहले नष्ट कर दिया गया था। सच में? नागेंद्र ने अपनी भौहें चढ़ा ली। इसका मतलब है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इसे नष्ट करने में केवल 2 साल लगे। शाबाश बेटा, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी। बुरा नहीं, बिपिन मुस्कुराया। पिता और पुत्र चांद के नीचे शराब पीते हुए बातें कर रहे थे। अजनबियों के सामने बिपिन हमेशा अलग थलग रहता था और केवल अपने दोस्तों के साथ अधिक मिलनसार होता था, लेकिन इस समय अपने पिता के साथ वह अनियंत्रित था और एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। जहां तक उनके पिता नागेंद्र की बात है, जो अपनी तलवार के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करते थे, वे बिपिन को खुद से और अपनी तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। पिताजी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपने फरहान को नाराज कर दिया? बिपिन ने अचानक विषय बदल दिया। फरहान, नागेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उससे डरने की जरूरत नहीं है, हमें मिथिलेश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिथिलेश? बिपिन गंभीर दिखे। क्या वह वास्तव में वह व्यक्ति है जिसने तलवार पूर्वज को धोखा दिया था?